क्या लगता है, मतलब कभी भाजपा के साथ रहे तो उनके खिलाफ बोलते रहे, कभी राजद के साथ रहे तो उनके खिलाफ बोलते रहे। रातों रात राजनीति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और लालू जी के लिए मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दूसरा बेटा है, और कोई अगर होगा तो वो भी है का जो दावा लोग करते हैं कि ये 1.5% के नेता हैं, क्या वो सिर्फ 1.5% की वजह से मुख्यमंत्री हैं? विपक्षी एकता की कवायद लेकर नीतीश कुमार महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। लगातार विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक इतना बड़ा अलायंस बनाया जाए जो कहीं ना कहीं उन्हें 2024 में चुनौती दे सके। अब एक तरफ ये दावे हैं, दूसरी तरफ हकीकत है। जहां पटनायक से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के सामने कोल्ड वाइब्स दिए गए और ये कहा गया कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक मुलाकात थी, एक लंच था। नीतीश कुमार को छूट जमीन की एक छोटे से टुकड़े को देकर उन्होंने चलता कर दिया। अब नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। आज वो महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र उनके पहुंचने के दौरान उनकी मुलाकात तो हुई है सारे नेताओं से, लेकिन संजय राउत ने नीतीश कुमार के इन प्रयासों को ये कहकर पानी फेर दिया कि नीतीश शायद तीसरे मोर्चे की बात करने आ रहे हैं। ये अच्छे से आप जानते हैं कि कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मुलाकात करने के बाद ये बात स्पष्ट की गई थी कि एक पहला मोर्चा बनेगा और सबसे बड़ा मोर्चा बनेगा जो भाजपा को रोकने का काम करेगा। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जब मुलाकात कर रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों से, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एक लार्जर एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रहा है। इन सारी राजनीतिक चर्चाओं पे भाग लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ राहुल कुमार जी मौजूद हैं। ये प्रदेश प्रवक्ता हैं RLJD के और युवा एंटरप्रेन्योर हैं आप। स्वागत है आपका सर भारत लाइव में। एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को शुरू तो आप ही के नेताजी ने किया था ना, ये कहकर कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं ये। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल ठीक समझते थे कि नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत ही बेहतर है और देश के अंदर एक बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है और बिहार को इसका फ़ायदा होगा जी। लेकिन समय के साथ जब महागठबंधन बना जी, और उसके बाद जिस तरह से राजनीति हुई बिहार के अंदर कि इनको प्रधानमंत्री बनाना कम, हमको ज़्यादा बनने की जो लालसा और आकांक्षा दिखाई पड़ी, उसका असर आपको पिछले 2-3 महीनों में जो भी कवायद हुई है जी, उसमें वो आपको दिखाई पड़ेगा। हर दूसरे दिन या चौथे दिन आपको दिखाई पड़ेगा कि महागठबंधन के एक प्रमुख पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय लालू जी, उनकी यात्रा की बात होगी कि वो बिहार आ रहे हैं और रातों रात राजनीति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और सब ये सारी जो कवायद है ये एक्चुअली आप देखेंगे कि वो लगेगा जैसे कि नीतीश जी के चेहरे को डिफेम करने की कोशिश हुई है जी। और अपने जो परिवार के जो हैं जिनको उप मुख्यमंत्री अभी बनाया गया और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उनको लेकर के पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि महागठबंधन की जो सरकार आई है तो उसके बाद जो क्राइम की जो स्थिति है, पटना के अंदर जिस तरह का क्राइम बढ़ा है, डॉक्टर्स को लेकर के जिस तरह से, या बालू घाट पर जो आप देखे एक अधिकारी के साथ, पुलिस अधिकारी को ही रखा जा रहा है, एक जी, अधिकारी के साथ जिस तरह की घटना हुई, या आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका असर बिहार के कुल राजनीति नहीं बल्कि बिहार के भविष्य पर अब सवाल उठ गया है। ऐसे में हमारी मंशा निश्चित तौर पर थी कि हमारे नेता की भी मंशा थी कि हम एक अच्छे चेहरे को लेकर के जाएं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि उस चेहरे के पीछे जो कुत्सित राजनीति है उसको हम फ्रंट पर रख दें। दुर्भाग्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इसको नहीं समझा और एक दिन उन्होंने कह दिया कि मेरे बाद यही होंगे जी। और एक डील की बात चलने लग गई थी। यही बिदक गए थे क्या आपके नेता? बिदक नहीं गए थे। हमारे नेता का ये मानना था कि किसी भी स्थिति में बिहार का हित सर्वोपरि है। जो 95 से लेकर के 2005 या कहें कि 93 से जो पटना के अंदर जो रैली हुई और उस समय से लेकर के जो 2005 का जो संघर्ष है जिसमें हजारों लाखों कार्यकर्ता नेता अपना सर्वस्व दिया, कई लोग जेल भी गए, कई लोग की हत्याएं भी हुई, कई लोग राजनीतिक तौर पर बर्बाद हो गए। सब लोगों का जो संघर्ष है उस विरासत
की लड़ाई है 2005 से अभी तक का जो सफर था। लेकिन नीतीश जी की तरफ से जो कदम उठाए गए, जो जगदानंद सिंह जिसका दावा कर रहे थे, ये उस विरासत का अपमान था। तो हमारे नेता उस विरासत के अपमान के खिलाफ सैद्धांतिक तौर पर तय किया कि ये रास्ता उन हजारों लोगों की जो कुर्बानी है, किसी की राजनीतिक कुर्बानी है, किसी की आर्थिक कुर्बानी है, किसी का जीवन का कुर्बानी है, ये सब लोगों की कुर्बानी को खत्म कर देगा अगर हम इस विरासत को संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। राहुल जी, सभी बातों का तो आपने जवाब दिया। मंच पे भी राजगीर में लगभग आपके नेताजी ने बहुत साफगोई से बातें रखी थी। एक सवाल जो रह गया, बंगाल चुनाव के वक्त का आपको याद होगा सिनारियो, आप उस समय जदयू में थे, एनडीए एकजुट था भाजपा के साथ। बंगाल चुनाव में भाजपा की हार को आपके नेता ने चक्रव्यूह टूटने से जुड़ा था। लगा था जैसे कि भाजपा के साथ जो गठबंधन है नीतीश कुमार का, उसमें बहुत असहज महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश की असहजता को भी वो महसूस कर रहे हैं। बाद में जब गठबंधन टूटता है और फिर राजद के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं, तो फिर वही काम राजद के साथ शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि राजद के नेताओं को आगे बढ़ाना गलत है, उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाना नीतीश कुमार का गलत है, उन्हें लगता है कि अब तक हकमारी राजद के और जदयू के दो ही समीकरण, जैसे कहा गया कि त्रिवेणी संघ वाला बात कि कुर्मी को मौका मिला, यादव को मौका मिला, कुशवाहा को मौका नहीं मिला, ये सारी बातें घूम कर आती हैं। तो क्या लगता है, मतलब कभी भाजपा के साथ रहें तो उनके खिलाफ बोलते रहें, कभी राजद के साथ रहें तो उनके खिलाफ बोलते रहें? देखिए, इसका सीधा जवाब मैं दूं उसके पहले मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं कि यह कोशिश होती है पॉलिटिकल सर्किल में कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एक फ्रेम में बांधा जाए जी, उनको एक कुशवाहा लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। क्या नीतीश कुमार जी 1% या 1.5% या 2% का जो दावा लोग करते हैं कि ये 1.5% के नेता हैं, क्या वो सिर्फ 1.5% की वजह से मुख्यमंत्री हैं? निश्चित तौर पर नहीं है। राजनीति करने के लिए, सत्ता में आने के लिए किसी भी लीडर को एक जात के फ्रेमवर्क से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को जो उनका पोटेंशियल है उसको लगातार हमला करने के लिए या उसको बांधने के लिए कोशिश की जाती है कि इनको कुशवाहा नेता घोषित किया जाए। लेकिन आप इनकी पूरी टीम आप देख लीजिए, आप जो प्रमुख 20 लोग हैं या जो आने वाले दिनों में जो आपको टीम दिखाई पड़ेगी उसमें कुशवाहा समाज के लोग तो दिखेंगे, लेकिन आधे से ज्यादा लोग गैर कुशवाहा दिखेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको कुर्मी समाज का है, युवा का अध्यक्ष कुर्मी समाज का है, आपको ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जैसे नेता भी दिख जाएंगे, आपको उसके अंदर सुभाष चंद्रवंशी दिख जाएंगे। इस तरह के मैं 50 नाम में, फजल इमाम मलिक हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, माधव आनंद हैं जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। तो अलग अलग आप पद पर जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो पूरा फ्रेम है वो सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द है। ये कहीं से भी नहीं आपको लगेगा कि सिर्फ ये एक समाज की बात करते हैं, ये सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने की बात करते हैं। अब बात आपने कहा कि बंगाल का चक्रव्यूह टूटा, ठीक है। जब हम एक गठबंधन में होते हैं तो उसका एक नैतिक धर्म होता है, उसकी एक सीमा होती है। अगर उस सीमा पर कोई हमला होता है तो हमको सामने से भी कई बार अपनी बात रखनी पड़ती है, इसको हमले की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर दो पार्टी के बीच में कोई खटास आता है तो दो भाइयों के बीच में झगड़े की तरह देखना चाहिए और उसको समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं, बातचीत का मौका देते हैं, कई बार पंचायत भी होती है। तो हम उससे आगे निकल करके कुछ लोगों का, जदयू में कुछ लोगों ने, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने एक सभा में उन्होंने कहा कि ललन बाबू और विजेंद्र बाबू दोनों ने इस गठबंधन से उस गठबंधन तक ले जाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये एक साजिश के तहत उनको ले जाने का प्रयास किया गया। हमने असहमति जताई कि हमारे नेता का जो मान और सम्मान है उसको बनाए रखना बिहार के मान सम्मान के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के बीच में दीवार आप खड़ी करते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए या व्यक्तिगत नंबर 2 की कुर्सी के लिए वो वहां तक लेकर के गए। क्या वो फैसला 2005 के पहले का जो संघर्ष है, समता पार्टी से लेकर के जॉर्ज और जनता दल यू तक बनने का जो सफर है, जो लाखों कार्यकर्ताओं जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, क्या उसकी भावनाओं का वो सम्मान था? ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए असहज हैं क्योंकि आप त्रिवेणी संघ की बात कर रहे हैं, कुशवाहा को मौका नहीं मिला। एक जात किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, मुख्यमंत्री किसी को भी समाज बनाता है।
जमात बनाता है, और ये जमात एक जाति से नहीं बनता है। और ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब संसद के अंदर शिक्षा की बात करते हैं, या जब बात करते हैं कि जुडिशरी के अंदर जो सवाल उठाते हैं, तो क्या वो सिर्फ कुशवाहा समाज के लिए डिमांड करते हैं? क्या जाति जनगणना पर जब वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं, तो क्या वो सिर्फ कुशवाहा समाज की गिनती की बात करते हैं? ऐसा एक बयान मुझे आप दिखा दीजिए, एक भाषण उनका आप दिखा दीजिए। कहीं भी जब भी वो जुडिशरी की बात करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें गरीब सवर्णों की भी बात करते हैं, उसमें यादव की भी बात करते हैं, कुर्मी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। मैं आपको एक बात मैं याद दिलाता हूं जी, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई कार्यक्रम पिछले 5 सालों में जी अलग अलग समय पे इस पूरे बिहार के अंदर कोई नेता घूमा है, तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तेजस्वी जी का समीकरण एम और वाई का था, उनके पिताजी का भी था। तो हम लोग का ये मानना है कि ये माई जो है मुस्लिम और यादव लोग नरेशन में बोलते हैं, ये दरअसल एम वाई नहीं था, ये मेरा था। लालू जी के लिए मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दूसरा बेटा है, और कोई अगर होगा तो वो भी है। उसके बाद समाज का कोई व्यक्ति आता है। क्या एक भी मुस्लिम, क्या एक भी यादव, क्या एक भी गैर यादव ओबीसी, क्या कोई भी दलित महादलित परिवार का कोई भी व्यक्ति इतना पोटेंशियल नहीं रखता है जी। एक समय के साथ इनको ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो, एक संघर्ष में ये उतरे और 10 साल के बाद उस उत्तराधिकारी बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता चाहेगी तो इनको बना देगी, और हमारे कहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बनेंगे सो तो बात नहीं है। अगर आगामी चुनाव में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए अपने को प्रोजेक्ट करता है और जनता को लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो जनता उसको चुनेगी, और उस मैंडेट को हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। अक्सर हमने देखा है कि आपके नेता कभी जहर पीने के लिए तैयार रहते हैं, जहर पीने के लिए तैयार थे 2019-20 के चुनाव में, वहाँ भी उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाया। फिर एक नया गठबंधन उन्होंने बनाया, फिर अपनी पॉलिटिकल ईगो, महत्वाकांक्षा सबको त्याग कर जदयू में विलय उन्होंने किया अपनी पार्टी का, वहाँ भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया। अब फिर से एक राजनीतिक पार्टी और नया विकल्प लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो विलय वाला मसला है मैं उसको मैं साफ करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए संजय जायसवाल जिनसे लगातार उनका कई मुद्दों पर विवाद था, शराबबंदी से लेकर सम्राट अशोक पर एक जो तथ्य बोला गया था एक साहित्यकार के द्वारा, उस पर, या कानून व्यवस्था को लेकर लगातार डिफेंड कर रहे थे। और विडंबना ये कि उन्हीं के माध्यम से फिर अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं। राजनीति में सिद्धांत सर्वोपरि होता है जी। हमारा डिफरेंसेस किसी सवाल पर किसी नेता के साथ हो सकता है, किसी दल के साथ हो सकता है, लेकिन अगर हम एक बड़े खतरे को देख रहे हैं सामने, तो हमारे लिए फैसला करना होता है कि जिस पॉइंट पर अभी हमारे डिफरेंसेस हैं, क्या ये महत्वपूर्ण है या वो महत्वपूर्ण है। आपको मैं पिछले 4, 5, 6, 8 महीने की जो कहानी है महागठबंधन की, उसके पहले मैं थोड़ा सा विलय वाला मैं बोलना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ सरकार में हैं जी। ये बात क्या महागठबंधन के जो भी दल हैं, जदयू हो या महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं, उसमें जदयू नया एंट्री है, क्या जदयू ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच कोई एक छोटा भी सैंपल सर्वे किया है कि इस फैसले का फायदा या संतुष्टि उनको है या नहीं है जी? क्या उन्होंने कोई एक सर्वे किसी भी विधायक के साथ, मतलब 40-43 विधायक हैं, विधान परिषद में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है, क्या उनका एक सैंपल सर्वे भी उन्होंने किया है कि हमने जो ये फैसला किया है क्या ये उचित है या अनुचित है? आप ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी नेता या कार्यकर्ता से मंतव्य नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। उनके चारों तरफ जो 4-5 लोग हैं वो फैसले उनसे जबरन करवा रहे हैं जी। वो घेराबंदी किए हुए हैं, और कई मसलों पर आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलने का लगता है कि नहीं मुझे अपने दिल की बात कार्यकर्ताओं से कहनी चाहिए, तभी उन्होंने कहा था कि ललन सिंह जी ने और विजेंद्र बाबू ने ये फैसला करवाया। वो ये कहते, अगर ये सच नहीं होता तो ये कहते कि हमने कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर ये फैसला किया है और आप कार्यकर्ता भी जमीन पर इसको लेकर के आगे बढ़िए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ललन बाबू और विजेंद्र बाबू इसको देखें, इस पर बात करिए लोगों से, मतलब फैसला के बाद बात करिए जी। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां तक विलय की बात आपने, मैं छोटे से बात में कहता हूं कि तेजस्वी जी ने जो सवाल उठाया था नीतीश जी को लेकर के, बहुत आपत्तिजनक भाषा में जो बात कही थी, हमारे तमाम डिफरेंसेस हो सकते हैं,
लेकिन किसी महिला पे कोई लांछन वाला कोई वक्तव्य देना ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। और उसी में माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से उनकी बातचीत हुई, उसी संदर्भ में जो इन्होंने ट्वीट किया था उस विषय पे, और दोनों को ये लगा कि हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, मतलब कुर्मी, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ा, महादलित, यही हमारा भी बेस है और यही आपका भी बेस है। और अगर ये प्लेटफॉर्म को अलग अलग होता है तो दोनों को नुकसान है, तो दोनों को जो समाज है उसके वोटों का बिखराव नहीं हो, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए हमने वो विलय का फैसला लिया। लेकिन जब 2 साल के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जदयू में रहते हुए क्षेत्र का दौरा किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, वो क्षेत्र का जितना दौरा करते होंगे उससे 4 गुना दौरा पिछले 2 महीने में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्षेत्र के बीच जा करके कर चुके हैं। एक पार्टी बनाना, ठीक है, और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को सहेजना और उसके बीच जाना। आपने देखा होगा, आप तो विरासत बचाओ नमन यात्रा में आप गए थे, 30 जिला में ये कार्यक्रम हुआ, रात के 12 बजे तक हजार लोग उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये जो पोटेंशियल है हमारे नेता का और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं को जो जुड़ाव है, क्या सिर्फ ये व्यक्तिगत लाभ हानि को देख करके है? अगर व्यक्तिगत लाभ हानि को देख करके होगा तो वो किसी बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे, कोई भी कार्यकर्ता कहीं चला जाएगा, ज्यादा सम्मान की बात हो सकती है वहां पे। लेकिन जो रिश्ता हमारे नेता का कार्यकर्ताओं के साथ है और जनता के बीच जो उनकी यात्रा, उनके साथ जाना, उनके श्राद्ध में जाना, शादी में जाना, किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई दुख हो जाना उसमें जाना, ये मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी पूंजी हमारे नेता की है। और इस मामले में वो जातिगत भेदभाव जो मीडिया में ये स्थापित करने की कोशिश की जाती है और ये नरेशन बनाया जाता है कि सिर्फ ये कुशवाहा के नेता हैं, और कई बार ये चलता है कि टॉप 5 कुशवाहा के नेता ये हैं। मेरा कहना है कि इसकी जगह पर आप चलाएं कि ये टॉप 5 नेता में शुमार हैं जो जनता के बीच 24 घंटे उपलब्ध हैं, उसके बीच यात्रा करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।